नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 12 फरवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज के समसामयिक विषयों से होता है। और इस वीडियो में हम न केवल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बल्कि उन प्रश्नों से संबंधित प्रत्येक जीके स्टैटिक्स पर भी चर्चा करेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को बनाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इसके साथ ही आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सकें अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर, जो कि वीडियो का हमारा पहला प्रश्न होता है कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न से। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ ये था कि भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा। ऑप्शंस थे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु। तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर ओडिशा दिया है जो कि बिल्कुल सही है, और कुछ लोगों ने इसका आंसर पश्चिम बंगाल भी दिया है जो कि गलत है। तो ओडिशा इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ये आसमानी बिजली के संबंध में हमें जानकारी उपलब्ध कराएगा और उससे होने वाली जान माल की हानि से भी हम पहले ही सचेत हो जाएंगे और कम से कम नुकसान होगा। तो इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर के समाज कल्याण विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने जम्मू में पहली बार महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा की जन सुनवाई की अध्यक्षता की किन्होंने? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया और अध्यक्ष ने महिलाओं की समस्याओं के बारे में भी जानकारी एकत्र की। इसी के साथ देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, लीगल बॉडी है। वैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जो संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम या किसी कानून के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देती है। जो महिलाओं से संबंधित कुछ नियम है या जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसके संबंध में ये सरकार को सलाह देती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1962 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दुनिया का सबसे पुराना जानवर जीवाश्म भारत की कौन सी गुफाओं में पाया गया है? तो ऑप्शन है अजंता, एलोरा, भीमबेटका या बाघ की गुफाएं। तो इसका आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर अभी जानवर के जो दुनिया का सबसे पुराना जानवर है उसके जीवाश्म पाए गए हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश के भीमबेटका में दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्मों की खोज की है और ये भीमबेटका के ऑडिटोरियम गुफा की छत पर पाया गया है। भीमबेटका की कौन सी गुफा की? ऑडिटोरियम गुफा की छत पर ये पाया गया है। और ये जो दुनिया का या पृथ्वी का सबसे पुराना जानवर है जिसका नाम डिकिन्सोनिया है, ये इसका पहला जीवाश्म हो सकता है जो कि भारत में पाया गया है। पहला जीवाश्म डिकिन्सोनिया का जो कि पृथ्वी के सबसे पुराना जानवर है वो कहाँ पाया गया? उसका जीवाश्म भारत में पाया गया। ये पहला जीवाश्म हो सकता है डिकिन्सोनिया का। तो इस प्रकार देखा जाए तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स यानी कि भीमबेटका शैलाश्रय ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और इसमें मानव के शुरुआती जीवन से संबंधित जो है चित्रकारियाँ प्रदर्शित हैं। निशान कुछ यहाँ पर पाए गए हैं, यानी कि ये पूरा पाषाण कालिक और मध्य पाषाण कालिक के मध्य के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो इसमें पाए गए हैं। भीमबेटका शैलाश्रय को जो खोजा था वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर उन्होंने 1957 से 1958 के मध्य भीमबेटका शैलाश्रयों की खोज
की थी। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने 1957-58 में इसकी खोज की थी। इसकी स्थिति देखें तो ये विंध्याचल पहाड़ियों के निचले छोर पर है और इसके दक्षिण में सतपुरा की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। भीमबेटका में लगभग 700 से अधिक शैलाशय रॉक शेल्टर्स हैं यानी गुफाएं हैं, जिसमें 400 गुफाओं पर चित्रकारी की गई हैं। जो कालीन आदि मानव हैं उन्होंने चित्रकारियाँ इस पर की हैं। और इन चित्रों में मुख्य रूप से जो है आखेट को चित्रित किया गया है, यानी कि शिकार किस प्रकार से किया जा रहा है और शिकारी और शिकार को प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से शिकार किया जाता है, उसको चित्रकारी के द्वारा सुसज्जित किया गया है। कुछ चित्रों में आदि धर्म और उसके अलावा जादू टोना कृषक जीवन को भी चित्रित किया गया है और इसमें रंगों की व्यापकता हमें नहीं देखने को मिलती, यानी कि विभिन्न प्रकार के रंग हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं। जबकि इसमें मुख्य रूप से जो कुछ रंग दिखाई देते हैं बस गेरू, खड़िया और काले रंग ही मुख्य रूप से इनमें दिखाई देते हैं, यानी कि रंगों की विभिन्नता यहाँ पर नहीं मिलती है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के अन्य नमूने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में भी पाए गए हैं और इसके अलावा रायगढ़ के महाराष्ट्र में, पंचमढ़ी होशंगाबाद मध्य प्रदेश और शाहाबाद बिहार में कुछ गुफाओं पर चित्रकारियाँ पाई गई हैं जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला कहलाती है, यानी कि गुफाओं पर शिकार करते हुए मानव और जानवरों को तब प्रदर्शित किया गया है। इसी के अलावा देखा जाए तो भीमबेटका जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची जो है वो कौन जारी करता है? वो यूनेस्को जारी करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मानवता के लिए जो महत्वपूर्ण मानी जाने वाली दुनिया भर में जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की ये पहचान करता है और उन्हें सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इसको जाना जाता है यूनेस्को को। तो यूनेस्को ने 1972 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया जिसके अंतर्गत विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की पहचान कर उसे सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। इस संधि को जो जाना जाता है विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण से संबंधित संधि के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसी के रूप में अगर हम देखें तो विश्व विरासत स्थल ऐसे स्थल होते हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया है, प्राकृतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो विश्व धरोहर स्थलों की सूची का जो प्रबंधन है वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम के तहत किया जाता है, यानी कि अगर किसी जगह को, किसी स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है तो उसकी देखरेख और उसके प्रबंधन का जो कार्य होता है वो विश्व धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है। यानी कि उस यूनेस्को की जो धरोहर है, यूनेस्को के रूप में सूचीबद्ध धरोहर है, उसकी देखरेख और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि वासवराज होरत्ती किस राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी हाल ही में वासवराज होरत्ती कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। कर्नाटक विधान परिषद में एमएलसी बासवराज होरत्ती को कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में अभी चुना गया है। तो अभी देखें तो कर्नाटक विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 कर्नाटक विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो वर्तमान में देखें तो भारत में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, यानी कि 6 राज्यों में ही द्विसदनीय व्यवस्था देखी जाती है। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। इससे पहले अभी 7 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था थी, जिसमें से एक जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते वहाँ की विधान परिषद जो है अब नहीं है। अब केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जो कि ये आपके समक्ष है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक आते हैं। तो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो विधान परिषद के बारे में यदि संविधान में देखें तो संविधान में जो उपबंध किए गए हैं विधान परिषद के संबंध में वो कुछ इस प्रकार हैं कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उसके समाप्ति का प्रावधान
किया गया है कि विधान परिषद को किस तरीके से उसका निर्माण करना है या उसकी समाप्ति जो है वो किस रूप में होगी, कैसे होगी, उसको 169 में बताया गया है। जैसे कि अगर देखें तो 169 में ये बात बोली गई है कि राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत, राज्य की विधानसभा की 2/3 बहुमत से विधान परिषद का गठन और समाप्ति का संकल्प पारित किया जा सकता है। यानी कि जो राज्य की विधानसभा है वो यदि 2/3 बहुमत से विधान परिषद के अपने राज्य में गठन करने के लिए या फिर अगर वो चाहे तो विधान परिषद की समाप्ति के लिए एक संकल्प पारित करेगी तो उसके लिए बहुमत चाहिए विधानसभा में कितना, 2/3 का बहुमत से वो पारित होना चाहिए। फिर इसको पारित प्रस्ताव को वह किसके पास भेज देती है, संसद के पास भेज देती है, क्योंकि विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। यानी कि संसद ही विधान परिषद का निर्माण कर सकती है और उसे समाप्त कर सकती है, लेकिन उसके लिए राज्य विधानसभा की अनुमति की आवश्यकता होती है और जिसकी अनुमति जो मिलती है वो 2/3 बहुमत से मिलती है, किसकी, राज्य विधानसभाओं की। लेकिन विधान परिषद की निर्माण और समाप्ति की शक्ति जो है वो किस में निहित होती है, संसद में निहित है अंतिम रूप से। इसी प्रकार देखा जाए तो संसद फिर इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से यदि पारित कर दे तो विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति की प्रक्रिया जो है क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। यानी कि यदि निर्माण करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था तो साधारण बहुमत से यदि संसद ने उसे पारित कर दिया है तो विधान परिषद का निर्माण उस राज्य में हो जाएगा, और यदि समाप्ति के लिए लाया गया है तो फिर उसके बाद उसकी समाप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 होगी। यानी कि कुल मिला के जितने भी सदस्य किस में होंगे, विधानसभा में होंगे, उनका 1/3 मेंबर्स ही किस में होंगे, विधान परिषद में होंगे। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी राज्य की जनसंख्या इतनी कम है कि वहाँ पर विधान सभा में इतनी सीटें हैं कि 1/3 से कम नंबर जा रहा है किसका, विधान परिषद में सदस्यों का, तो वो 1/3 से कम यानी कि 40 से कम नहीं होना चाहिए। 1/3 से अगर कम भी जा रहा है, 1/3 अगर हम कर रहे हैं तो 40 से कम यदि जा रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे कि उसे 40 ही रखेंगे, 40 से कम हम नहीं कर सकते हैं। राज्य की विधान परिषद में किसी भी प्रकार से संख्या जो है 40 से कम नहीं होगी। लेकिन सामान्य स्थितियों में कि राज्य की विधान परिषद में संख्या जो होती है कुल मेंबर्स की वो कितनी होती है, विधानसभा की 1/3 होती है। तो इसी के रूप में देखें तो ये विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा होती है उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद राज्यसभा की भांति ही स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है, और राज्यसभा की भांति ही इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर्स जो है वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों की भांति ही कितना होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस में किया गया, तमिलनाडु में किया गया। किसका, गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। इस फेस्टिवल में बोडो फिल्म जो कि असम की बोडो फिल्म है, उसमें बोडो फिल्म सीजो, बोडो फिल्म कौन सी, सीजो बोडो, एक बोडो फिल्म है सीजो, उसको गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में 4 पुरस्कार मिले हैं, 4 पुरस्कार उसने जीते हैं। जिसमें इस फिल्म ने भारतीय फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पदार्पण, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और विशेष जूरी पुरस्कार जीते हैं। यानी ये 4 पुरस्कार जो है वो बोडो फिल्म है सीजो, उसने गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में जीते हैं, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तमिलनाडु में जिसका आयोजन किया जा रहा है। और यह फिल्म किसके द्वारा लिखित और निर्देशित है, विशाल पी चालीहा के द्वारा सीजो फिल्म को लिखा गया है और निर्देशन किया गया है। इसी के साथ देखें तो तमिलनाडु दक्षिण भारत में स्थित एक तटीय राज्य है, दक्षिण भारत में स्थित एक तटीय राज्य है
ये दक्षिण भारत में स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु जो कि कोस्टल एरिया में भी आता है और सबसे दक्षिण में भी स्थित है। और भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। इसी के साथ देखा जाए तो इसकी सीमा भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ लगती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी के साथ इसकी सीमा लगती है। तथा इसके साथ ही अगर हम देखें तो श्रीलंका के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाक जल संधि के नाम से जानी जाती है। तो पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित एक सीमा है। तो इसी के साथ देखा जाए तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडाप्पी पलानीस्वामी, और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि पहचान के लिए 16 अंक के यूनिक कोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है? तो ऑप्शन है केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा सभी प्रकार के कृषि और आवासीय और वाणिज्यिक भूमि को जारी करने के लिए इन अंकों को जारी किया गया है, जो कि 16 अंकों का कोड होगा। इन 16 अंकों में अगर हम देखें तो पहले जो 6 अंक होंगे वो आबादी पर आधारित होंगे और अगले जो 4 अंक होंगे वो भूमि को यूनिक कोड प्रदान करेंगे। फिर इसके बाद 11 से 14 तक यानी कि 6 अंक और 4 अंक 10 अंक हो गए, टोटल 16 अंकों का यूनिक कोड होगा। और उसके बाद 11 से 14 तक जो है वो भूमि के विभाजन का नंबर होगा कि उसका जो एक क्राइटेरिया है या उसका जो डिवाइडेशन है वो किस तरीके से है, वो 11 से 14 अंकों के बीच में बताया जाएगा। इसके बाद जो अंतिम जो 2 अंक होंगे वो भूमि की श्रेणी के आधार पर होंगे कि किस तरीके की लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है या फिर कमर्शियल लैंड है, किस प्रकार की लैंड है, उसको ये निर्धारित करेंगे अंतिम 2 अंक। तो इस प्रकार इसके द्वारा भूमि के नकली पंजीकरण के मुद्दों को हल करने में मदद करेगा ये यूनिक कोड। और राज्य में भूमि विवाद के मामलों को भी ये कम करने में सहायक होगा। इसी के साथ देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद भारत में इसका चौथा स्थान है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद इसका स्थान आता है। लेकिन आबादी के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसी के साथ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नाम से उत्तर प्रदेश का गठन जो किया गया वो 24 जनवरी 1950 में किया गया था और फिर इसके बाद इसका विभाजन 9 नवंबर 2000 में 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 में किया गया था। और उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले इससे अलग किए गए थे? 13 ज़िले अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। इसी प्रकार देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। और प्रथम राज्यपाल जो रहीं वो कौन रही? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की एवं राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं राज्य की। तो इसी प्रकार देखा जाए तो राज्य में 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, जिसमें 18वां मंडल अलीगढ़ को 2008 में बनाया गया था और इन मंडलों के अंतर्गत जो है 75 ज़िले आते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? 350 है, जिसमें 17 नगर निगम भी शामिल हैं। नगर निगम कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 17 नगर निगम है। इससे प्रश्न हमारे लगातार बनते रहते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो वर्तमान में विधान सभा सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 404 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में बना रहा पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा असम। असम में पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो अभी हाल ही में पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया के एक सींग वाले गैंडों के उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे अधिक जो घनत्वता पाई जाती है
वो कहाँ पाई जाती है? एक सींग वाले गैंडों की पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है। पोवितोरा में एक सींग वाले गैंडों का घनत्व जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले गैंडों के घनत्व से भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो गैंडे हैं वो अधिक संख्या में, अधिक झुंड में पाए जाते हैं। कहाँ? पोवितोरा में, इतने काजीरंगा में नहीं पाए जाते। इसी प्रकार अभी काजीरंगा पार्क प्राधिकरण द्वारा अभी हाल ही में 2 दिवसीय जनगणना में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कुल 93,491 पक्षियों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इतनी संख्या इसमें बढ़ी है, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की संख्या में भी बढ़ोतरी अभी हाल ही में दर्ज की गई है। और एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार भी ये देखा गया है कि असम के पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य में वाटरफॉल की 58 प्रजातियों को दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाले गैंडों की दुनिया में सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे अधिक आबादी एक सींग वाले गैंडों की कहाँ पाई जाती है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? पोवितोरा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान एक दूसरे के बिल्कुल निकट हैं। काजीरंगा और पोवितोरा राष्ट्रीय उद्यान एक दूसरे के बिल्कुल निकट हैं, इसीलिए पोवितोरा को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान अगर विश्व में एक सींग वाले गैंडों को लेकर है तो वो किसका है? वो है नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। इसी प्रकार जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो शाकाहारी जीव हैं और IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में लिस्टेड हैं, यानी असुरक्षित रूप से सूचीबद्ध किए गए हैं। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया गया। भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो ऑप्शन से 13 हैं, 12 बंदरगाह, 11 बंदरगाह या 10 बंदरगाह। तो इसका आंसर होगा 13 बंदरगाह। तो अभी हाल ही में भारत में प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, संचालन और नियोजन के लिए राज्यसभा में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को पारित किया गया है। और यह बिल प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट कानून 1963 को ये उसके स्थान पर ये लाया जाएगा, यानी कि उसको प्रतिस्थापित करेगा। बंदरगाह ट्रस्ट कानून 1963 को ये ख़त्म करके उसकी जगह पर इसको लाया गया है। तो भारत में अभी वर्तमान में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से 12 सरकारी हैं और एक कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट वाला कौन सा? चेन्नई का जो एन्नोर पोर्ट है वो कॉरपोरेट पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है। तो इसी के साथ अगर देखा जाए तो भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं? एक कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, मार्मू गोवा में स्थित है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है, कोचीन केरल में स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह जिसका नाम अभी बदला गया है, जिसका नाम रखा गया है B.O. चिदम्बरनार जो कि तूतीकोरिन है, तमिलनाडु में स्थित है। इसी प्रकार चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह यहाँ स्थित है, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। इसी प्रकार आगे देखें तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, पारादीप ओडिशा, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि अंडमान निकोबार पर स्थित है। तो ये भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह हैं जो कि आपके सामने इस मानचित्र पर भी उपलब्ध हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी या 12 फरवरी। तो इसका आंसर होगा 10 फरवरी को। तो दालों के पोषण मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसकी थीम है वह है लव पल्स, स्वस्थ आहार और ग्रह के लिए, ये इसकी थीम रही है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में 10 फरवरी को पहला विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया था। और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया था। तो 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में। और पहली बार विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को 2019 में। इसका उद्देश्य है कि जो विश्व दलहन दिवस है वो सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं?
17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य जो हैं हमारे वो SDG जो हैं वो कितने हैं, 17 हैं, जिनकी शुरुआत 2015 में की गई थी और 2030 तक उनको पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। तो उसमें से जो दूसरा लक्ष्य है उसका उद्देश्य है भूख की समाप्ति। भूख की समाप्ति का ये दिवस जो है एक हिस्सा है और दालों की एक महत्ता भूख की समाप्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो जो दलहन होते हैं वो प्रोटीन के लिए समृद्ध स्रोत होते हैं और स्वस्थ आहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारत में दलहन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है वो दलहन फसलों का यानी कि दाल का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में कौन है, दलहन है। और दूसरा उत्पादक जो है विश्व में वो कनाडा है। कनाडा का स्थान दूसरा आता है दाल उत्पादन में और भारत का प्रथम स्थान आता है। तो भारत में भी मध्य प्रदेश जो है वो भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश भारत में दलहन का दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा कि लघु फिल्म श्रेणी की 93 ऑस्कर के लिए 10 शॉर्ट लिस्ट फिल्मों में कौन सी भारतीय फिल्म को रखा गया है। तो ऑप्शन है बिट्टू, जल्लीकट्टू, सलाम बॉम्बे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बिट्टू। तो अभी हाल ही में जो कि मलयालम फिल्म थी जल्लीकट्टू, इसको ऑस्कर 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया था, जो कि अब दौड़ से ऑस्कर 2021 की दौड़ से बाहर हो चुकी है और इसकी जगह पर करिश्मा देव दुबे निर्देशित बिट्टू को बेस्ट लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इस श्रेणी में 10 शॉर्टलिस्ट फिल्मों का ये हिस्सा है। कौन सी फिल्म, बिट्टू। तो आगे हम देखें तो इससे पहले कभी लगान, मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे ये भारतीय फिल्में थीं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी के अंतिम 5 में अपनी जगह बनाई थी। टॉप 5 में अपनी जगह इन फिल्मों ने बनाया हुआ है। लगान, मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे ये ऐसी फिल्में रही हैं भारत की जिन्होंने ऑस्कर्स अवार्ड में टॉप 5 में अपना स्थान बनाया हुआ है। इसी प्रकार देखा जाए तो 93 जो ऑस्कर अवार्ड है, जो कि ये 93rd ऑस्कर अवार्ड है जो 2021 में दिया जाएगा, वो 25 अप्रैल 2021 को प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए तो 2020 में जो अवार्ड दिया गया 92वां जो ऑस्कर अवार्ड है वो किस फिल्म को दिया गया, पैरासाइट फिल्म को दिया गया। फिल्म का क्या नाम है, पैरासाइट फिल्म को 52वां जो है एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो को अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा होप प्रोब किस देश का मंगल मिशन है। होप प्रोब किस देश का मंगल मिशन है। तो ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE। संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन है होप प्रोब, जिसे जुलाई 2020 में जापान के तेनेगाशिमा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से लॉन्च किया गया था और ये 7 महीने बाद अब मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला 5वां देश बन गया है। तो पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला ये दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले भारत अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला देश बना था और मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला विश्व का चौथा देश बना था। पहले प्रयास में पहला देश बना और मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला चौथा देश विश्व का बना था भारत। और इसी क्रम में पहले प्रयास में पहुंचने वाला मंगल ग्रह की कक्षा में देश बना है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, जो कि दूसरा देश बना है भारत के बाद। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में से में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके परीक्षाओं में के लिए उपयोगी होंगे। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो इसके लिए हम चलते हैं आज के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो आज की वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 270 या अनुच्छेद 164। तो इस प्रश्न का उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है।
तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक का टारगेट भी हमारा इस पर 50 लाइक का टारगेट है। आप लोगों के सहयोग से ज़रूर हमें प्राप्त होगा। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।